हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वीरेंद्र माछिया। फिटर थ्योरी की जो मिस्टर करण सिंह राइटर की बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। देखिए, आपको जो थ्योरी वगैरह है वो तो थोड़ी घर पे ही पढ़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, माप और मापक औजार। तो इसी क्वेश्चंस देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश मीडियम वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हिंदी में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो तो इंग्लिश में ही होते हैं। और हिंदी मीडियम वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो छोटे छोटे शुद्ध शब्द होते हैं हिंदी के, उसमें कंफ्यूज ना हो। आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स तो याद करने ही पड़ेंगे, जो कि कंपलसरी है ना। आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगे इस चीज़ में कि आप किस प्रकार के टेक्निकल वर्ड्स याद रखते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साधारण मापी औजार किस धातु के बनते हैं? ऑप्शन है लोहे के, बी स्टील के, सी एल्यूमिनियम के और डी हाई कार्बन स्टील के। तो लोहा जो होता है उसमें नॉर्मली जंग लगने का और 2-3 अलग अलग वेयर एंड टेयर होने के कारण और भी कई कारण होते हैं, इसके कारण उसके टूल्स नहीं बनाया जाता जनरली। उसमें एलॉय मिक्स करके या फिर उसको हार्ड एंड टेम्पर्ड करके या उसमें कार्बन कंटेंट्स मिलाकर बनाए जाते हैं। तो लोहे का छोड़ दीजिए। स्टील जो होता है वो यूटेंसिल्स में यूज़ होता है जनरली, है ना। एल्यूमिनियम जो होता है उसके टूल्स नहीं बनाते क्योंकि एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल है। आपका हाई कार्बन स्टील इसलिए यूज़ करते हैं साधारण मापी औजार बनाने के लिए, क्योंकि इसका वेयर एंड टियर कम होता है, इसमें कार्बन कंटेंट्स होते हैं, कार्बन मिलाकर आयरन की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। और हाई कार्बन स्टील जो होता है वो उसका लाइफ ज़्यादा होता है, उसमें जनरली जंग नहीं लगता है ना। स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है वो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन है, गर्म धातु को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? गर्म धातु को मापने के लिए कैलीपर तो यूज़ हो नहीं सकता, है ना। माइक्रोमीटर, कैलीपर और माइक्रोमीटर ये दोनों प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। तो इनको तो छोड़ ही दीजिए। श्रिंक रूल और किसी का नहीं, ये डी किसी का नहीं, इसको भी हटा दीजिए। श्रिंक रूल ऑप्शन सी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि गर्म धातु जो होता है, धातु गर्म होने पे फैलता है और ठंडा होने पे श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, इसलिए श्रिंक रूल जो होता है ये मेजरमेंट के लिए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टन किसकी इकाई है? तो इंच तो देखिए हो गया लंबाई की, मिलीमीटर भी हो गया छोटी लंबाई की, और सी भार की, डी अन्य किसी की नहीं। तो ये हो जाएगा भार की इकाई, है ना। टन, क्विंटल, केजी, ये हो गया आपका भार की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? वर्नियर की, माइक्रोमीटर की, इनसाइड कैलिपर की या जेनी कैलिपर की? तो देखिए वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें तो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, है ना। इनसाइड जॉ, आउटसाइड जॉ, टांग तो होती नहीं है। माइक्रोमीटर में तो आपका फ्रेम होता है और एनविल्स होते हैं। इनसाइड कैलिपर में दोनों लेग्स जो होते हैं वो सही होते हैं। अभी आपको डायग्राम में मैं बता दूंगा। इनसाइड कैलिपर यही बनाए थे ना। इनसाइड कैलिपर कुछ इस प्रकार का होता है, ये इनसाइड कैलिपर, है ना। इसमें दोनों लेग्स होते हैं, इंटरनल साइज मेजरमेंट करते हैं। और जो जेनी कैलिपर होता है ये आपका एक टांग मुड़ा वाला होता है, कुछ इस प्रकार का, ये ऐसा, ये नहीं रहता है, सीधे पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपका, माप की इकाई में डबल डैश निशान किसको दर्शाता है? तो माप की इकाई में डबल डैश निशान जो है आपका वो इंच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं। मिलीमीटर सेंटीमीटर दर्शाने के लिए सिंबल्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समकोण किसके बराबर होता है? समकोण तो भैया 50, 20, 200, 90, ऑब्वियसली बात है 10th का क्वेश्चन है तो 90 के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 20, 50, 100, 60, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक सूत कितने इंच के समान है? तो एक सूत आपका 1/8, 1/9, 2/8, 2/3। तो देखिए जो 1 इंच होता है उसमें 8 सूत होते हैं, है ना। तो आपका 1 इंच अगर सूत में लेंगे तो 1/8 आएगा। सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए ऑप्शन ए है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक थाउ का 1000वां भाग कौन सा होता है? तो जो थाउ होता है वो आपका यूनिट होता है काय का, लेंथ नापने का, है ना। तो छोटी लेंथ बड़ी लेंथ, और एक थाउ का 1000 भाग आपका इंच होता है। यह आंसर आपका सही हो जाएगा सी। मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, कुछ नहीं तो हट ही जाएगा। ये 10th का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10 मिलीमीटर होते हैं, पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका एसआई प्रणाली में लंबाई की मूल लंबाई क्या होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए, लंबाई की मूल इकाई आएगा यहाँ पे। हाँ, एसआई प्रणाली में लंबाई की मूल इकाई क्या होती है? तो इंच, सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मीटर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो देखिए 1 सेंटीमीटर में भी हम देखा था 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। और 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, है ना। और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो आपका 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, 13 का बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो भैया 1 मिलीमीटर जो होता है आपका, उसमें होते हैं आपके 1000 माइक्रोन। 1000 ऑप्शन में है, 10,000 ऑप्शन में है, 100 भी ऑप्शन में है, 5000 भी ऑप्शन में। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोन बोल लो या माइक्रोमीटर बोल लो, दोनों ही आपका सेम है ना। नेक्स्ट है आपका, 1 मिलीमीटर कितने मीटर के समान है? देखिए 1 मिलीमीटर कितने मीटर के समान है? अभी हमने बताया था आपको 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर कितने मीटर के समान होता है? 1/1000। ये हो जाएगा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका, कैलिपर के द्वारा माप की परिशुद्धता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.5 मिलीमीटर या 1/10 इंच। ये देखिए जो भी रीडिंग लिखी है ये मिलती जुलती लिखी है, 100% ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो यूनिट लिखी, यूनिट बोला, 2 यूनिट लिखी यहाँ पे, और साथ में ये जो 0.5 1/10 इंच, 0.4 2/40 इंच, 0.3 है ना 1/6 से 5 इंच, जो भी लिखा है ना 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच, ये जो है आपका एक एक्यूरेट नहीं लिखा, लगभग डाटा लिखा हुआ है ना। तो इसमें आपका कैलिपर के द्वारा माप की परिशुद्धता मतलब होता है प्रिसीशन, एक्यूरेसी। ये जो होती है ये 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच होती है। 64 इंच क्यों होती है? 64 इंच इसलिए होती है क्योंकि जो 1 इंच में जो सूत होते हैं वो 8 सूत होते हैं, और हर 8 सूत के 8 डिवीज़न बने होते हैं। तो 8 64, इस प्रकार से सब डिवीज़न और सब डिवीज़न मिला के वो 64 हो जाते हैं। इसलिए इसको 1 इंच के 64वें भाग के बराबर बोला जाता है। ये डिटेल जो है मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, पुरानी वीडियो बहुत लंबी बन गई है 40 क्वेश्चन की। इसी में सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी कम से कम क्वेश्चन में कर दूँ। नेक्स्ट है, कैलिपर का साइज़ आलम्ब, पिवट बिंदु और किसके बीच की लंबाई के द्वारा वर्णित की जाती है? यह है दड़ जोड़, ऑप्शन है ऑप्शन बी गेजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी टांग की मोटाई, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो देखिए कैलिपर का साइज़ पाइवोट पॉइंट जो होता है वो आपका माउंट पॉइंट होता है एक प्रकार का, जिस पे मतलब अब अभी बिना डायग्राम को तो नहीं बता सकता मैं। अभी के लिए यूँ समझ लीजिए, जो आपका गेज होता है, गेजिंग पॉइंट बोला जाता है उसको, है ना, कि लंबाई जो है वो गेजिंग पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, वर्णित की जाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका, स्टील रूल के द्वारा ली गई माप की परिशुद्धता कितनी होती है? तो स्टील रूल के द्वारा माप की परिशुद्धता 0.4 मिलीमीटर या 1/64 इंच, 0.5 मिलीमीटर 1/64 इंच, 0.2 मिलीमीटर या 2/64 इंच, या कुछ नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच।
0.5 मिलीमीटर इसलिए क्योंकि स्टील वूल जो होता है वो आपका, अरे दिखा ही नहीं क्या, ये स्टील वूल, इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 का बी। स्टील वूल जो होता है आपका वो आधा मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है, 0.5 मिलीमीटर वो नाप सकता है, आधा मिलीमीटर, ठीक है, या इंच में वो 1/64 इंच नाप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 19, स्टील रूल के द्वारा माप लेते समय उसके अंशों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए? ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी अंकों में, ऑप्शन सी शब्दों में, या ऑप्शन डी किसी अन्य तरह से। किसी अन्य तरह तो हट छोड़ ही दीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए लंबवत, तो क्या लंबवत सही है? बिल्कुल सही है। लंबवत इस प्रकार रीडिंग रहती है और 1 2 3 4 इस प्रकार लिखी हुई होती है ना। तो ये आपको लंबवत पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अंकों में तो पढ़ते ही हैं, है ना, शब्दों में तो लिखा नहीं होता, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पतली नाली या चौड़े खांचों में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो थोड़ा साइड कर लो मैं इसको जरा। पतली नाली, नाली को इंग्लिश में टेंच भी कहते हैं, स्लॉट भी कहते हैं अगर वो मेटल पे बनाया गया है तो, है ना। ऑप्शन ए कैलीपर, ऑप्शन बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिक गेज, या नैरो स्टील रूल। तो देखिए नैरो जो होता है उसका मतलब होता है संकीर्ण, है ना, और ये पहले से ही बोल रहे हैं पतली नाली, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही, क्योंकि कैलीपर तो छोड़ दीजिए, है ना। आउटसाइड माइक्रोमीटर ये भी नहीं, नाली क्योंकि इंटरनल नापना है। टेलीस्कोपिक गेज से हम ऐसी चीज़ नापते हैं जिसमें अंदर जाके डायमेंशन बढ़ती है ना। और नैरो स्टील रूल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से औजार प्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं? प्रत्यक्ष मापी बोल रहा है ये। ऑप्शन ए वर्नियर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी कैलीपर, ऑप्शन डी गेज। तो इसमें आपका कैलीपर हो जाएगा। वर्नियर तो ठीक है, वर्नियर कई प्रकार के होते हैं, है ना। वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर पिच गेज, है ना, वर्नियर स्क्रू पिच गेज, कई प्रकार के होते हैं। इसलिए कैलीपर जो होता है, कैलीपर के अंतर्गत सारे एक्यूरेसी या प्रिसिशन टूल्स नापे जाते हैं। अप्रत्यक्ष मापी औजार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। आज 30 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वर्नियर को अधिक शुद्धता पर माप ले सकते हैं? ऑप्शन ए वर्नियर कैलीपर, ऑप्शन बी द्रव्यजोड़ वाली कैलीपर, ऑप्शन सी बाहरी कैलीपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग कैलीपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्नियर कैलीपर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल पुर्जे बनाने से पहले कच्चे माल के अनुसार निशान लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए कल पुर्जे जो होता है स्पेयर पार्ट्स होते हैं, है ना, उनको बनाने के पहले निशान लगाने की प्रोसेस, मार्किंग प्रोसेस जो बोल रहे हैं ये इंग्लिश में मार्किंग प्रोसेस बोला जाता है इसको। ऑप्शन ए मार्किंग, ऑप्शन बी स्टैम्प, ऑप्शन सी छिद्र, ऑप्शन डी रेखा। तो 23वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए मार्किंग प्रोसेस। निशान लगाना मतलब मार्किंग करना। स्टैम्प छोड़ दीजिए, रेखा खींच के मार्किंग करते हैं, रेखा खींच लो या डॉट लगा दो वहाँ पे, और छिद्र तो बाद में किया जाता है ड्रिल से, है ना। नेक्स्ट आपका 24 नंबर, मार्किंग से पहले जॉब की सतह पर लगाए जाने वाले लेप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परत, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी मार्किंग मीडिया। तो 24 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए, सतह पर लगाया जाने वाले लेप को हिंदी में लेप कहते हैं, पर इंग्लिश में इसे लैपिंग कहते हैं, ना, चौक से करते हैं, चूने की चौक से। तो ये लैपिंग प्रोसेस जो है ये हम एक प्रकार की परत क्रिएट करते हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा तैयार मार्किंग मीडिया है जो कई रंगों में मिलता है? ऑप्शन है सेलुलोज वार्निश, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी चाक पाउडर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए चाक पाउडर जो होता है वो कई रंगों में मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्किंग मीडिया के लिए
रेखा बिंदु या सतह का आकार माना जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पॉइंट डेटम, ऑप्शन बी लाइन डेटम, ऑप्शन सी डेटम या ऑप्शन डी वृत्त डेटम। तो देखिए मार्किंग के लिए रेखा, रेखा बोल रहा है, रेखा को इंग्लिश में भैया लाइन कहते हैं, ये लाइन। बिंदु या सतह का आकार माना जाता है, तो ये है आपका पॉइंट डेटम तो होगा नहीं, है ना, ये होगा आपका लाइन डेटम। क्योंकि लाइन जो होती है उसी के ज़रिए लाइन हम कहाँ से खींचते हैं, वो खींचते हैं हम ऑड लेग कैलिपर से। एक तरफ वो सपोर्ट करता है जॉब को और दूसरी तरफ वो मार्क करता है लाइन, स्ट्रेट लाइन। जैसी आपकी एज बनी होगी वैसे ही वो उसी की समांतर सरफेस पे लाइन खींचेगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी लाइन डेटम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर किसी जॉब के बाहरी किनारे टेढ़े मेढ़े हों तो मार्किंग के लिए क्या अपनाया जाता है? ऑप्शन ए डेटम विधि, ऑप्शन बी सेंटर लाइन विधि, ऑप्शन सी टेम्पलेट विधि या ऑप्शन डी आपका कुछ नहीं। देखिए किसी जॉब के बाहरी किनारे टेढ़े मेढ़े हों, अगर वो फाइल किए हुए नहीं हैं, प्रॉपर कटे नहीं हैं, है ना, तो उसके लिए डेटम विधि छोड़ दीजिए, सेंटर लाइन विधि भी छोड़ दीजिए। क्योंकि डेटम विधि के लिए आप बेस सही लेना पड़ेगा आपको, है ना, निचला हिस्सा। सेंटर लाइन विधि के लिए आपको सेंटर में जॉब को लाना पड़ेगा और उसकी मार्किंग सेंटर के अनुसार करनी पड़ेगी, ये भी छोड़ दीजिए। वो गोल जॉब में करते हैं, रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर जॉब में की जाती है। हम करेंगे टेम्पलेट विधि। टेम्पलेट में क्या होता है, सिर्फ सांचे बने हुए होते हैं और सीधे आप लाके उसको छाप देते हैं, जैसे बच्चों की स्केल आती है उस प्रकार से, है ना। तो 27 को जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक तरह की मार्किंग अगर निरंतर दोहराई जाए तो किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है डेटम लाइन का, ऑप्शन बी सेंटर लाइन का, ऑप्शन सी टेम्पलेट का, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो देखिए डेटम लाइन, सेंटर लाइन, इनका उपयोग तो बार बार करना पड़ेगा, जितने जॉब उतने बार आपको बनाना पड़ेगा और ये थोड़ी टिपिकल होती हैं, इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। इस ऑप्शन हो जाएगा इसका सही टेम्पलेट का, क्योंकि टेम्पलेट जो होता है एक प्रकार का सांचा होता है छपा छपाया, उसमें आपको कुछ नहीं चल करना होता, सिर्फ सीधे उठा के मार्किंग करनी होती है स्क्राइबर से, पेन से, कुछ से भी कर लीजिए जिस सरफेस पे आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कार्यशाला में साधारण कार्यों के लिए कौन सी टेबल का प्रयोग होता है? तो साधारण कार्यों के लिए कौन सी टेबल का प्रयोग होता है? ऑप्शन है साधारण टेबल का, ऑप्शन बी मार्किंग टेबल का, ऑप्शन सी कोई अन्य टेबल का या ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो देखिए वर्कशॉप में कह रहे हैं, वर्कशॉप में सिंपल टेबल ही यूज़ की जाती है ना। बी है मार्किंग टेबल का, मार्किंग टेबल का यूज़ सिर्फ मार्किंग के लिए करते हैं, है ना। तो 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साधारण टेबल का, ए, है ना। नेक्स्ट है आपका 30 क्वेश्चन। मार्किंग टेबल किससे बनी होती है? तो भैया मार्किंग टेबल जो होती है आपकी, ऑप्शन ए स्टील से, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम से, ऑप्शन सी लकड़ी से या ऑप्शन डी कास्ट आयरन से। तो ये है आपका कास्ट आयरन से बनी होती है मार्किंग टेबल आपकी। मार्किंग टेबल वैसे स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। देखिए मार्किंग टेबल दो प्रकार की होती है, एक स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और एक कास्ट आयरन से बनी होती है। पंच से अगर आपको मार्किंग करनी है, हैमरिंग करना है, तो वो कास्ट आयरन की बनी होगी, है ना। और आपको नंबर मार्किंग करनी है ना, जिसमें यूनिवर्सल स्केल बने होते हैं चारों तरफ, वो आपकी स्टेनलेस स्टील से बनी होती थी। यहाँ पे वो पूछ रहा है मार्किंग टेबल, तो पंच वाली मार्किंग टेबल पूछ रहा है ना। वैसे दिया नहीं है इसमें, इसलिए कास्ट आयरन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मार्किंग टेबल का आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, है ना। जब वो मेजरिंग यूनिवर्सल मार्किंग टेबल बोलें तब आएगा स्टील से, है ना, स्टेनलेस स्टील से। स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील होगा वो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं 30 क्वेश्चंस। कल हम करेंगे और क्वेश्चंस बच्चे वाले, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।